हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। मनिया सम्मान योजना के लिए नया पोर्टल लॉन्च। मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य लाभुकों को सुविधा प्रदान करना है। यह पोर्टल सामाजिक सुरक्षा कोषांग झारखंड की नई गाइडलाइन के अनुसार बनाया गया है, जिसमें सीओबीडीओ को लॉग इन दिया जाएगा। इस बीच मनिया सम्मान योजना के पुराने पोर्टल को भी खोलने की तैयारी चल रही है, ताकि पुराने लाभुकों के आवेदन में हुई त्रुटियों को सुधारा जा सके। नए सिरे से महिलाएं आवेदन भी कर सकेंगी। दरअसल महिलाओं ने मनिया सम्मान योजना के तहत अपना पंजीकरण तो करा लिया है, लेकिन उनके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं। समाज कल्याण निदेशालय ने मनिया सम्मान योजना में गड़बड़ियां आने के बाद आवेदन की जांच रिपोर्ट सभी जिलों से मांगी है। अब बार कोड के माध्यम से ही कटा सकेंगे जमीन की रसीदें, मंत्री दीपक बिरुआ ने दिया निर्देश। मंत्री दीपक बिरुआ प्रोजेक्ट भवन स्थित अपने विभागीय कार्यालय में गुरुवार को सभी प्रमंडलीय आयुक्त और विभागीय सचिव के साथ वर्चुअल बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि जमीन संबंधित मुद्दों पर आमजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजस्व संग्रहण किया जाए। इसलिए म्यूटेशन समेत अन्य जमीन संबंधित कार्यों को राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में लाएं। अधिकारी ऐसे कार्यों को ससमय पूरा कराने की दिशा में काम करें, ताकि आमजनों को बेहतर सुविधा मिल सके और सरकार को राजस्व संग्रहण वृद्धि हो सके। दीपक बिरुआ ने कहा कि अपनी ही जमीन की रसीद कटवाने के लिए भी लोगों को कचहरी और कर्मचारियों के कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है, इसलिए अब राज्यवासियों को बार कोड की सुविधा मिलेगी। इसके माध्यम से लोग मोबाइल से ही अपनी जमीन की रसीद काट सकेंगे। विभाग इस पर आगे की कार्यवाही करेगा। उन्होंने कहा कि बार कोड के जरिए रसीद कटने पर लोगों को रसीद कटवाने के लिए यहाँ-वहाँ जाने की जरूरत नहीं होगी। बैठक में चाईबासा आयुक्त द्वारा जमशेदपुर जिले की कंपनियों से 2000 करोड़ राशि के बकाया वसूली करने का प्रस्ताव सामने आया, जिस पर माननीय मंत्री ने तत्काल मामले पर संज्ञान लेते हुए उस पर आगे की कार्यवाही करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे कई मामले हैं जहां से राजस्व वसूली होने पर राज्य की राजस्व में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इस पर काम करने की जरूरत है। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्या, मामलों को सुलझाने के लिए दिए निर्देश। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने गुरुवार को जनता दरबार का आयोजन किया था, जहां उन्होंने जिला के शहरी एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों की समस्याओं को सुना। साथ ही देर शाम तक लोगों की समस्याओं को सुनते हुए जल्द निष्पादन के लिए उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गुरुवार को जनता दरबार में अवैध जमाबंदी, ऑनलाइन एंट्री में सुधार, स्वयं सहायता समूह के संचालन में विवाद, स्कूल कक्ष निर्माण आदि से संबंधित आवेदन आए। मंत्री इरफान अंसारी ने निर्मल महतो अस्पताल धनबाद का किया औचक निरीक्षण, कहा जल्द दिखेंगे बड़े बदलाव। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आज प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह और रांची से आई डॉक्टरों की टीम के साथ शहीद निर्मल महतो मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने अस्पताल के डॉक्टरों के साथ बैठक कर स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की और अस्पताल परिसर का व्यापक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री डॉक्टर अंसारी ने अस्पताल में पाई गई कई खामियों पर नाराजगी जताई और अधीक्षक को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने सबसे पहले इमरजेंसी परिसर स्थित महिला वार्ड का निरीक्षण किया, जहां मरीजों से बातचीत कर उनके स्वास्थ्य और सुविधाओं की जानकारी ली। वार्ड में बेड की खराब स्थिति और घटिया चादरों को देखकर मंत्री ने नाराजगी व्यक्त की। डॉक्टर अंसारी ने ओपीडी और ऑर्थो वार्ड का भी निरीक्षण किया, जहां अव्यवस्थाओं को देखकर उन्होंने अधीक्षक को फटकार लगाई। उन्होंने कहा, हम इतने खर्च करते हैं और उसके बावजूद अस्पताल की यह स्थिति चिंताजनक है। अस्पताल की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
राज्य स्तरीय अंडर 17 बालिका स्कूली क्रिकेट ओपन ट्रायल 18 जनवरी को ऐसे ले सकते हैं हिस्सा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से खेलो झारखंड अंतर्गत राज्य स्तरीय अंडर 17 बालिका स्कूली क्रिकेट ओपन ट्रायल 18 जनवरी 2025 को होगा। साउथ रेलवे कॉलोनी मैदान चुटिया, रांची में सुबह 8 बजे से ट्रायल का आयोजन किया गया है। इस ट्रायल में जिन खिलाड़ियों का चयन होगा वे 3 फरवरी से 7 फरवरी तक हरियाणा के पंचकूला में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता के लिए अंडर 17 बालिका क्रिकेट टीम झारखंड के तरफ से खेलेगी। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का राजस्व संग्रहण पर जोर, बकाया बिजली बिल वसूली की कवायद शुरू। वित्तीय कमी से जूझ रहे झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने चालू वित्तीय वर्ष के आखिरी तिमाही में राजस्व संग्रह पर जोर दिया है। इसके तहत JBVNL ने 10,000 रुपए से अधिक के बिजली बकाया रखने वालों पर कार्रवाई करते हुए लाइन काटने का निर्देश दिया है। इसके अलावा बड़े बकायेदार खासकर कॉमर्शियल कंज्यूमर और सरकारी विभागों के ऊपर बकाया राशि को भी वसूलने का निर्णय लिया गया है। HEC के ऊपर 450 करोड़ बकाया है, जिसके लिए JBVNL ने नोटिस भेजकर जल्द भुगतान करने की चेतावनी दी है। रांची विद्युत प्रक्षेत्र के महाप्रबंधक मनमोहन कुमार कहते हैं कि घरेलू उपभोक्ता के पुराने बिजली माफ होने के बाद अब ज्यादातर शहरी क्षेत्र में ही कुछ बड़े बिजली बिल बकायेदार हैं, जिनके ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। JBVNL के द्वारा बिजली बिल सभी उपभोक्ताओं को ससमय उपलब्ध हो, इस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और 10,000 रुपए से अधिक बकाया रखने वाले उपभोक्ता, जिसमें अधिकतर कॉमर्शियल हैं, उनके बिजली आपूर्ति समाप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य भर में JBVNL का बकाया करीब 8,000 करोड़ है, जिस वजह से आर्थिक स्थिति काफी खराब है। कंबल वितरण में कथित गड़बड़ी मामले को लेकर विधायक सरयू राय ने हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। सामाजिक सुरक्षा विभाग ने ठंड के मद्देनजर राज्य के सभी जिलों में रहने वाले गरीबों के बीच कंबल बांटने के लिए 30 करोड़ रुपए के कंबल मंगाए थे। अब निविदा की शर्तों के अनुसार हर कंबल का वास्तविक वजन धोने के बाद काफी कम आ रहा है। साथ ही गुणवत्ता में भी कई कमियां पाई गई हैं। सभी कंबलों की आपूर्ति का आदेश हरियाणा, पानीपत और धनबाद के प्रतिष्ठान को दिया गया है। इसे लेकर जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पत्र लिखते हुए पूरे मामले की जांच करने की मांग की है। सरयू राय ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में बताया है कि विभिन्न जिलों में कंबल की आपूर्ति की अंतिम तिथि 11 जनवरी 2025 रखी गई है। आपूर्ति का कार्य प्रारंभ हो गया है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। राय ने कहा, विभिन्न जिलों से जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, उसके अनुसार कंबलों की गुणवत्ता निविदा की शर्तों के अनुरूप नहीं है। बताया कि निविदा शर्तों के अनुसार ये सभी कंबल हैंडलूम द्वारा निर्मित होने चाहिए, लेकिन सभी पावरलूम द्वारा निर्मित है। निविदा शर्तों के अनुसार कंबल में 70% ऊन के धागे होना चाहिए और बाकी 30% सिंथेटिक धागा होना चाहिए। इस कसौटी पर भी कंबल खरा नहीं उतर पा रहे हैं। अधिकांश कंबलों में ऊन की मात्रा 35% से 40% के बीच होने की शिकायत मिल रही है। इसके साथ ही शेष सिंथेटिक धागा पॉलिएस्टर का होना चाहिए और धागा नया होना चाहिए, लेकिन वितरित किए जा रहे कंबलों में पॉलिएस्टर का नहीं बल्कि पुराने कपड़ों का धागा लगाया गया है। राधाकृष्ण किशोर ने कहा, बजट में राज्य की संस्कृति और भौगोलिक परिस्थितियों का रखा जाएगा ध्यान। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगामी 2025-26 के बजट को अबुआ बजट का नाम दिया है। इस बजट में झारखंड के जंगलों, दूर दराज में रहने वाले गरीब लोगों, किसानों, राज्य के हर तबके, जाति, धर्म के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर योजना शामिल की जाएगी। लोगों के चेहरे में खुशहाली ला सके, ऐसा बजट हम तैयार करेंगे। इसलिए आम लोगों से रायशुमारी ली जा रही है। इसी संदर्भ में आज कृषि
सिंचाई, वन पर्यावरण, ग्रामीण विकास, आजीविका मिशन, नगर विकास, पर्यटन, उद्योग, खान एवं भूतत्व, श्रम एवं कौशल विकास के क्षेत्र में एक्सपर्ट लोगों के सुझाव एवं विचार आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आपके कई बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुए हैं। उन बहुमूल्य सुझावों को आगामी 2025-26 के बजट में शामिल करने का प्रयास रहेगा। वह गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित अबुआ बजट कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि हमारा बजट राज्य की संस्कृति, भौगोलिक व्यवस्था, लोगों की परंपराओं को ध्यान में रख कर तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह इस राज्य का 25वां बजट होगा जहां राज्य की कई चुनौतियां हमारे समक्ष हैं। हम उन दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर बजट तैयार करेंगे जिससे झारखंड का आर्थिक, सामाजिक एवं भौगोलिक विकास हो सके। उन्होंने कहा कि बजट की मॉनिटरिंग भी होनी जरूरी है ताकि बजट में जो योजनाएं शामिल की गई उसकी धरातल पर क्या स्थिति है उसका पता चल सके। उन्होंने राजस्व बढ़ाने पर भी जोर दिया। ओडिशा वॉरियर्स ने बंगाल टाइगर्स को पेनल्टी शूटआउट से दी मात, 3-2 का रहा स्कोर। रांची के मरांग गोमके जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम में चल रही विमेन्स HIL के 5वें दिन ओडिशा वॉरियर्स और बंगाल टाइगर्स के बीच मैच खेला गया। 5वें दिन के मैच में ओडिशा वॉरियर्स और बंगाल टाइगर्स के बीच स्कोर 1-1 से टाई हो गया। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में ओडिशा वॉरियर्स ने 3 गोल दागते हुए इस मैच में लगातार अपनी तीसरी जीत दर्ज कराई। इस बीच गिरते पारा के बीच दर्शकों का जोश चरम पर जा रहा था। जैसे जैसे मैच का रोमांच बढ़ता जा रहा था, दर्शकों के जोश और शोर आसमान छू रहा था। हॉकी के मैच का आनंद लेने बड़ी संख्या में रांची के अलावा गुमला, सिमडेगा से खेल प्रेमी मैच देखने पहुंचे थे। मैच देखने सिमडेगा और गुमला से कई जूनियर खिलाड़ी भी पहुंचे थे। सभी अपनी अपनी गाड़ियों से पहुंचे थे। बता दें, सभी 4 बजे से ही स्टेडियम में अपनी जगह पक्की कर चुके थे। सिमडेगा और गुमला से पहुंचे दर्शकों ने बताया कि शुक्रवार को और बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचेंगे। रांची में कैसे रुके नशे का कारोबार, विभाग पुलिस कर्मियों को दे रहा विशेष प्रशिक्षण। झारखंड की राजधानी रांची में 16 जनवरी को अनुसंधान प्रशिक्षण विद्यालय होटवार और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB की संयुक्त टीम ने गुरुवार को एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन रांची के नए पुलिस केंद्र में NDPS एक्ट पर किया गया। इसका उद्घाटन पुलिस उप महानिरीक्षक और वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने किया। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में अफीम की अवैध खेती की रोकथाम के लिए सैटेलाइट इमेज तकनीक के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। यह प्रशिक्षण पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, पुलिस अवर निरीक्षक और सहायक पुलिस अवर निरीक्षक सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को दिया गया। जानकारी हो कि इससे पहले विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत चतरा, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा और खूंटी जिले में पदस्थ पुलिस अधिकारियों को भी प्रशिक्षित किया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक ITS रांची ने जानकारी दी कि भविष्य में राज्य के अन्य जिलों में भी इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विधायक पूर्णिमा साहू ने आंगनबाड़ी केंद्रों का किया दौरा, सुविधाओं पर दिया जोर। जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने गुरुवार को विधानसभा क्षेत्र के कई आंगनबाड़ी केंद्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति का जायजा लिया। मौके पर सिद्धगोड़ा, विद्याप्ति नगर और बिरसा नगर क्षेत्रों के आंगनबाड़ियों में जाकर वहां की सुविधाओं और व्यवस्थाओं को परखा और कार्यप्रणाली का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान जिला सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी नेहा खालको भी पूर्णिमा साहू के साथ मौजूद रहीं। विधायक ने आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दी जा रही सुविधाओं, पोषण आहार की गुणवत्ता, शिक्षा सामग्री और स्वच्छता व्यवस्थाओं की स्थिति का अवलोकन किया। विधायक ने आंगनबाड़ी की सेविकाओं, सहायिकाओं और बच्चों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं को समझा।
साथ ही उन्होंने आंगनबाड़ियों में चल रही गतिविधियों की रिपोर्टिंग को पारदर्शी बनाने और सुविधाओं में सुधार के लिए डिजिटल रूप में ठोस कदम उठाने की बात कही। विधायक पूर्णिमा साहू ने केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आंगनबाड़ियों के माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रचारित करने पर भी बल दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि आंगनबाड़ी में एक सूचना बोर्ड लगाया जाए जिसमें सभी योजनाओं की जानकारी स्पष्ट रूप से अंकित हो, ताकि स्थानीय लोग जागरूक हों और पात्र लोग लाभान्वित हो सकें। विधायक ने आश्वस्त किया कि क्षेत्र के आंगनबाड़ियों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। कल्पना सोरेन को झामुमो में बड़ा पद देने की तैयारी, भाजपा ने कहा हेमंत सोरेन की पत्नी होने का मिल रहा लाभ। झारखंड की राजनीति में तेजी से लोकप्रियता की शिखर पर पहुंची गांडे से झामुमो विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा में बड़ा पद देने की तैयारी चल रही है। पार्टी के विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि कल्पना सोरेन को पार्टी का केंद्रीय महासचिव या फिर झामुमो महिला मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। झामुमो की लोकप्रिय महिला नेता को पार्टी में जिम्मेदारी भरा बड़ा पद देने की खबर मात्र से झामुमो के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। वहीं पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कल्पना सोरेन को झारखंड की राजनीति का धूमकेतु बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने हमें परेशानी में डालने के लिए साजिश रचकर हमारे नेता को जेल भेजा था। ऐसी संकट की घड़ी में जिस तरह से उन्होंने पार्टी के लिए काम किया, उससे यही कहा जा सकता है कि पार्टी को विपत्ति काल में अमूल्य संपत्ति की प्राप्ति हुई है। पार्टी के विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि फरवरी या मार्च में झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय महाधिवेशन होने की संभावना है। उसी महाधिवेशन में पार्टी के अंदर कल्पना सोरेन को मिलने वाली जिम्मेदारी की घोषणा की जाएगी। झारखंड में डिजिटल अरेस्ट का विदेशी कनेक्शन, इन देशों के अपराधी दे रहे घटना को अंजाम। साइबर क्राइम का घातक हथकंडा जिसने लोगों के मन में दहशत भर दी है, इसके साथ ही पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। ये एक ऐसा हथकंडा है जिसमें पीड़ित घंटों या फिर कई दिनों तक साइबर अपराधियों के चंगुल में फंसा रहता है और अपनी पूरी कमाई सौंपकर भी वो एक घातक ट्रॉमा का शिकार हो जाता है। इसी का नाम है डिजिटल अरेस्ट। झारखंड में डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों को विदेशी साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। डिजिटल अरेस्ट करने के लिए सामने चेहरा तो भारतीय का होता है, लेकिन पर्दे के पीछे वियतनाम, लाओस जैसे देशों के साइबर क्रिमिनल्स शामिल रहते हैं। ये एक नया खुलासा रिसर्च में सामने आया है। झारखंड में डिजिटल अरेस्ट के जरिए करोड़ों रुपए की ठगी की जा चुकी है। जनवरी 2025 की सबसे बड़ी ठगी भी सामने आ चुकी है, जिसमें डिजिटल अरेस्ट करके एक रिटायर्ड अधिकारी से 2 करोड़ 27 लाख रुपए ठग लिए गए। लेकिन डिजिटल अरेस्ट को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच का रिसर्च यह बता रहा है कि जितनी भी बड़ी ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, खासकर डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों में विदेशी साइबर अपराधियों के नेटवर्क का हाथ है। झारखंड बोर्ड मैट्रिक इंटर की परीक्षा में 7,83,000 छात्र होंगे शामिल। राज्य में इस वर्ष मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए 2,100 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने परीक्षा निर्धारण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। मैट्रिक के लिए राज्य भर में 1,305 केंद्र व इंटर के लिए 795 केंद्र बनाए गए हैं। मैट्रिक और इंटर दोनों परीक्षाओं में इस वर्ष परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ी है। इस वर्ष मैट्रिक और इंटर मिलाकर कुल 7,83,711 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। वर्ष 2024 की तुलना में इस वर्ष मैट्रिक में 12,208 व इंटर तीनों संकाय में परीक्षार्थियों की संख्या में 5,267 की वृद्धि हुई है। वर्ष 2024 की मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने के लिए 4,21,678 व इंटर के लिए 3,44,842 परीक्षार्थियों ने आवेदन जमा किए थे। वहीं
वर्ष 2025 की मैट्रिक परीक्षा के लिए 4,33,886 और इंटर के लिए 3,49,825 परीक्षार्थियों ने आवेदन जमा किए हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने 10वीं मैट्रिक और 12वीं इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है। यह परीक्षाएं 11 फरवरी 2025 से शुरू होकर 3 मार्च 2025 को समाप्त होंगी। कक्षा 10 मैट्रिकुलेशन की परीक्षाएं 11 फरवरी से शुरू होकर 3 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। सभी मैट्रिक परीक्षा के पेपर सुबह के सत्र में होंगे और परीक्षा का समय सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित किया गया है। छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा, जिससे वे उत्तर लेखन की योजना बेहतर तरीके से बना सकें। झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड और अन्य संबंधित जानकारी जल्द ही जैक की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। झारखंड बोर्ड के 2025 मॉडल प्रश्न पत्र के अनुसार अधिकांश विषयों की परीक्षा 80 अंकों की होगी, जबकि गृह विज्ञान की परीक्षा 70 अंकों की होगी। कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं भी मुख्य रूप से 80 अंकों की होंगी, लेकिन भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान की परीक्षाएं 70 अंकों की होंगी। जैक के कक्षा 10 और 12 के मॉडल पेपर 2025 के अनुसार परीक्षा की अवधि 3 घंटे निर्धारित की गई है। छात्रों को हर विषय में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को मिलाकर पास होने के लिए न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने होंगे। हजारीबाग में गुजरात गैंग सक्रिय, लोगों से कर रही जबरन वसूली। हजारीबाग शहर में इन दिनों महिला गैंग सक्रिय है, जो सुनसान इलाकों में लोगों से पैसा वसूल रही हैं। हजारीबाग के विभिन्न इलाकों में इन्हें देखा जा रहा है, जिनकी संख्या 6 है। देखने से ही यह महिला बाउंसर जैसी लगती हैं। लंबी चौड़ी गोरी कदकाठी की लड़कियों को देखकर कोई भी गाड़ी रोक देता है। लोगों का कहना है कि ये लड़कियां सड़क के बीचों बीच खड़ी होकर गाड़ी रुकवाती हैं। इनके निशाने पर 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियां होती हैं। जब गाड़ी रुकती है तो उनसे वह पैसा वसूलती हैं। इसे लेकर वह एक कागज भी रखी हुई हैं और कहती हैं कि किसी एनजीओ के लिए पैसे वसूल रही हैं। यहाँ सवाल खड़ा होता है कि खुद को गुजरात की बताने वाली यह लड़कियां झारखंड में पैसा क्यों वसूल रही हैं। कुछ दिन पहले इन्हें निर्मल महतो पार्क के आसपास भी पैसा वसूलते हुए देखा गया। वहीं गुरुवार को कटकम दाग थाना क्षेत्र अंतर्गत सुल्तान में बीच सड़क पर यह पैसे वसूल रही थी। खड़ी हिंदी और गोरी चट्टी लंबी कद की इन युवतियों का पहनावा भी थोड़ा अलग है। अगर कोई व्यक्ति उनकी तस्वीर लेना चाहता है तो वह उस पर हावी हो जाती है। पद्म भूषण कड़िया मुंडा को एयर एम्बुलेंस से भेजा गया दिल्ली एम्स। पिछले 10 दिनों से रांची में करा रहे थे इलाज। राजधानी रांची के मेडिका में इलाजरत भाजपा के वरिष्ठ नेता और लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा को बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से दिल्ली एम्स भेजा गया है। मेडिका में करीब 10 दिनों से भर्ती कड़िया मुंडा के स्वास्थ्य में धीमी सुधार को देखते हुए गुरुवार को उन्हें दिल्ली एम्स भेजने का निर्णय लिया गया। झारखंड बीजेपी ने कड़िया मुंडा के लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था करते हुए दोपहर में उन्हें रवाना किया। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव ने पार्टी की ओर से समुचित व्यवस्था करते हुए उन्हें रांची एयरपोर्ट तक लाया और दिल्ली के लिए एयर एम्बुलेंस से रवाना किया। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए शिवशंकर उरांव ने कहा कि कड़िया मुंडा झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे पिछले 10 दिनों से बीमार होने के कारण मेडिका में भर्ती थे। उनके बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स भेजा गया है। इसकी जिम्मेदारी हमारे नेता जुएल उरांव ने हमें दी थी। हमें उम्मीद है कि दिल्ली एम्स में बेहतर इलाज कराने के बाद वे जल्द लौटेंगे और उनका मार्गदर्शन हमें और पार्टी को मिलता रहेगा। रांची में आज से लगेगा पुस्तक मेला। कई नामी गिरामी प्रकाशकों की किताबें रहेंगी मौजूद। जाने कितना लगेगा प्रवेश शुल्क। पुस्तक प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है।
रांची के जिला स्कूल मैदान में शुक्रवार से राष्ट्रीय पुस्तक मेला लगने जा रहा है, जो कि 26 जनवरी तक चलेगा। इसे लेकर प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं का परिसर में आना शुरू हो गया है। आम लोगों के बीच भी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। इस पुस्तक मेले का आयोजन समय इंडिया, नई दिल्ली और बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय, पटना के संयुक्त तत्वावधान से किया जा रहा है। पुस्तक मेले में 80 से अधिक स्टॉल्स लगेंगे। मेले का विधिवत शुभारंभ आज अपराह्न 3:30 बजे मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद और प्रसिद्ध साहित्यकार महुआ माजी करेंगी। उनके साथ रांची विधानसभा के विधायक सीपी सिंह भी रहेंगे। पुस्तक प्रेमी प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात्रि 7:30 बजे तक पुस्तकों की खरीदारी कर सकते हैं। समय इंडिया, नई दिल्ली के प्रबंध न्यासी चंद्रभूषण ने बताया कि पुस्तक मेले में आने वाले लोगों को प्रवेश करने के लिए 10 रुपए की सहयोग राशि देनी होगी, लेकिन स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को सोमवार से शुक्रवार प्रातः 11 बजे से 2 बजे के बीच अपना आई कार्ड दिखाने पर फ्री में प्रवेश मिलेगा। पुस्तक प्रेमियों के लिए पूरे मेला अवधि के लिए पास जारी करने की सुविधा भी उपलब्ध है। रांची के पूर्व डीसी ने पीएमएलए कोर्ट में दायर की नई याचिका, कहा ईडी पेश करे एडवोकेट हिमांशु मेहता का बयान। रांची के पूर्व डिप्टी कमिश्नर जो वर्तमान में अवैध भूमि सेना की जमीन खरीद बिक्री के आरोप में जेल में बंद हैं, ने रांची पीएमएलए कोर्ट में एक नई याचिका दायर की है। याचिका में वकीलों ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि प्रवर्तन निदेशालय को आदेश दिया जाए कि वह उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हिमांशु मेहता का बयान पेश करे। उनका दावा है कि मेहता का बयान ईडी के अनरिलाइड दस्तावेजों में से एक है और ऐसे कुल 49 अनरिलाइड दस्तावेज हैं जो ईडी की जांच का हिस्सा हैं, लेकिन ईडी ने अब तक मेहता का बयान उपलब्ध नहीं कराया है। यह याचिका पूर्व आईएएस अधिकारी के वकीलों की ओर से एक ऐसे मुकदमे में दायर की गई है जिसमें उनके खिलाफ सेना के कब्जे वाली भूमि की अवैध खरीद बिक्री का आरोप है। इस मामले में पहले रांची पीएमएलए कोर्ट ने ईडी को आदेश दिया था कि उन अनरिलाइड दस्तावेजों को साझा करें जो ईडी की जांच का हिस्सा हैं। लेकिन अब आईएएस अधिकारी के वकीलों ने दावा किया है कि ईडी ने अभी तक मेहता का बयान साझा नहीं किया है, जो उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस याचिका में वकीलों ने कहा है कि यदि उन्हें मेहता का बयान समय रहते नहीं मिलता तो उनके मुवक्किल के खिलाफ मुकदमे का उचित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकेगा। उनका तर्क है कि इस बयान से उनकी स्थिति को मजबूत किया जा सकता है और यह उनके पक्ष में महत्वपूर्ण प्रमाण हो सकता है। उनके वकीलों का कहना है कि इस मामले में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ईडी द्वारा मेहता का बयान साझा करना आवश्यक है। इस मामले में अब रांची पीएमएलए कोर्ट को तय करना है कि ईडी को इस मामले में आदेश देने के संबंध में क्या कदम उठाएं। अगले कुछ दिनों में इस याचिका पर कोर्ट का निर्णय आ सकता है, जो इस पूरे मामले की दिशा तय करेगा। टाटा लीज नवीकरण में 86 बस्तियों को मिलेगा मालिकाना हक या फिर पकड़ा दिया जाएगा झुनझुना। समझिए पूरा मामला। जमशेदपुर की 86 बस्तियों, अब 117 से अधिक बस्तियों को मालिकाना हक मिलेगा या नहीं। इन बस्तियों में रहने वाली तकरीबन 5 लाख की आबादी का भविष्य क्या होगा, इसके फैसले का वक्त अब नजदीक आ गया है। दरअसल 1 जनवरी 2026 से टाटा लीज का नया समझौता प्रभावी होगा। इससे पहले यानी कि 2025 के अंत तक टाटा लीज का नवीकरण हो जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार के लीज समझौते में इन बस्तियों के मालिकाना हक या कानूनी अधिकार पर बात होगी। क्या टाटा लीज से अलग हुई बस्तियों को फिर से लीज में शामिल किया जाएगा? क्या लीज से बाहर हुई 1800 एकड़ भूमि को मालिकाना हक देने को लेकर कोई फैसला आएगा, या फिर इन बस्तियों में दशकों से रहने वाले लोगों को झुनझुना पकड़ा दिया जाएगा? दरअसल जमशेदपुर के 86 बस्तियों के मालिकाना हक की मांग वर्षों पुरानी है। इसे लेकर अब तक कई नेताओं ने अपनी राजनीतिक रोटी तक सेंकी है। अब फिर से एक बार टाटा लीज नवीकरण को लेकर भूमि राजस्व विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। विभाग के सचिव चंद्रशेखर
ने कोल्हान के आयुक्त हरि कुमार केसरी को अपने स्तर पर टाटा लीज समझौते का प्रारूप तैयार करने और एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। ये कमेटी टाटा लीज समझौते के प्रारूप को तैयार करेगी। हजारीबाग सदर के पूर्व एसडीओ अशोक कुमार पर कसा जांच का शिकंजा। अब मामले में डीजीपी ने लिया संज्ञान। तत्कालीन एसडीओ अशोक कुमार के साले राजू कुमार गुप्ता के आवेदन पर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने संज्ञान लिया है। उन्होंने हजारीबाग रेंज के डीआईजी को पत्र लिखकर इस मामले की समीक्षा कर आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। हजारीबाग सदर के तत्कालीन एसडीओ अशोक कुमार पर उनकी पत्नी अनीता देवी को जिंदा जलाकर मारने का आरोप है। झारखंड के डीजीपी ने तत्कालीन एसडीओ अशोक कुमार के साले राजू कुमार गुप्ता के आवेदन पर संज्ञान लिया है। इसके बाद अशोक कुमार पर जांच का शिकंजा कसने वाला है। पूर्व में मृतका के भाई राजू कुमार गुप्ता ने लोहसिंघना थाना में आवेदन देकर एसडीओ पर जलाकर मारने का आरोप लगाया था। एसपी अभियान ने डीजीपी कार्यालय से लिखे उक्त पत्र में कहा है कि आवेदक राजू कुमार गुप्ता द्वारा महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक झारखंड के समक्ष उपस्थित होकर अभ्यावेदन समर्पित किया है, जिस पर महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक द्वारा विषयांकित कांड में की जा रही जांच की समीक्षा अपने स्तर से कराने और कांड के अनुसंधानकर्ता पुलिस निरीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस अधीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत करने आदेश दिया है। कहा गया है कि प्राप्त अभ्यावेदन पर महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई करें। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।